मध्य प्रदेश स्थानीय नियंत्रण अधिनियम 1961 जो है वो मध्य प्रदेश का एक्ट है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको लोकल लॉ में या स्थानीय विधि के रूप में भी कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। हमने ये भी पढ़ा है कई जगह पे प्रोविज़न और कानून का सामान्य सिद्धांत ये भी है कि जहाँ किसी भी स्थान विशेष पर उस स्थान के संबंध में कोई विधि लागू है तो वहाँ पे वही विधि अधिभावी होती है, दूसरी विधि नहीं होती है। इसलिए अगर भारत में स्थान या स्थानों के नियंत्रण संबंध में और कोई कानून लागू होगा भी तो भी मध्य प्रदेश के ऊपर वो लागू नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊपर मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 लागू हुआ है, ठीक। 25 दिसंबर 1961 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम ज़रूर है, लेकिन हर कानून को, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया हो या किसी राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया हो, किसने अनुमति प्रदान करी, राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल उस समय के। तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि चूँकि स्टेट का लॉ है इसलिए शायद गवर्नर ने अनुमति दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून किसी ने भी पारित किया हो, अनुमति राष्ट्रपति ही देता है। एक में राज्यपाल ने दे रखी है वो एक एक्ट उसका अपवाद है, वो बताऊंगा आप लोगों को। वो आज राज्यपाल एडीपीओ के उसमें है। हाँ, वो एक अपवाद है, लेकिन यूजुअली सब कानूनों को मंजूरी राष्ट्रपति देता है, ठीक है ना। तो 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की अनुमति इसको मिली और 30 दिसंबर 1961 को ये लागू हो गया। इन्होंने ऐसा लिखा है कि वो प्रकाशित होने से मतलब लागू होने से होता है, ठीक है। अब इसकी उद्देशिका या इसकी प्रियम्बल स्थान नियंत्रण अधिनियम की इम्पोर्टेंट है। भविष्य लक्ष्य प्रभाव यह अधिनियम रखता है। कैसे रखता है, इसका प्रियम्बल या इसकी उद्देशिका हम पढ़ रहे हैं। इसकी उद्देशिका इम्पोर्टेंट है और इसकी उद्देशिका के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर, किन किन विषयों के ऊपर स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 लागू होता है वो इन्होंने लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा है स्थानों के भाड़े पर दिए जाने तथा उनके भाड़े का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए। तो सबसे पहले काय के लिए स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया, भाड़े पर दिया स्थानों को भाड़े पर लिया जाना और भाड़े पर नियंत्रण विनियमन करना कि कोई भाड़ा ज़्यादा तो नहीं ले रहा है या भाड़ा कम ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत हो, तो इससे संबंधित कानून इस अधिनियम में बनाया गया है। सेकेंड पॉइंट लिखा है भूस्वामियों के कतिपय प्रवर्गों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मामलों के शीघ्र विचारण के लिए। स्थान के जो भूस्वामी है, जिन्होंने मकान मालिक जो है, अगर उनको कोई वास्तविक आवश्यकता है तो उनकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर जो वो बेदखली के लिए वाद लाते हैं उनके शीघ्र निपटारण के लिए अधिनियम लाया गया है, ठीक है ना। केवल निपटारण के लिए नहीं, शीघ्र निपटारण के लिए लगाया। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्थान नियंत्रण अधिनियम का। तीसरा लिखा है उन्होंने साधारणतः स्थानों से अबेदारियों के बेदखली का विनिमय और नियंत्रण करने के लिए और उससे संसक्त और अनुगांगिक विषयों के लिए। यानी 3 आधार आ गए। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 3 आधारों के ऊपर बात करता है। सबसे पहला स्थानों को भाड़े पर दिया जाना, उनका विनिमय और नियंत्रण। नंबर दूसरा भूमि स्वामी के कुछ वर्गों को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली मामलों का शीघ्र विचारण। और नंबर तीसरा साधारण स्थानों से अबेदारी के बेदखलियों का विनिमय नियंत्रण। अगर आप उद्देशिका को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की उद्देशिका अपने बारे में, एक्ट के बारे में सब चीज़ें बता देगी। जो 2 मामले लिखे हुए हैं, दोनों प्रकार के अधिकार हैं। अगर भूस्वामियों को वास्तविक आवश्यकता है तो बेदखली के बाद भी इसके अंदर आएंगे, और साधारण मामले जहाँ भूस्वामियों को की वास्तविक आवश्यकता नहीं है, ऐसे मामलों में अभिधारी है ना, जो टेनेंट है, ये किराएदार है, उनको निकालने के विनिमय नियंत्रण के नियम भी इसके अंदर बना दिए गए ना। दोनों को अधिकार देता है, मकान मालिकों को भी देता है और किराएदारों को भी देता है, और स्थान को भाड़े पर दिए जाने के अधिकार तो इसके अंदर है ही, ठीक है ना। अब धारा 1 से स्टार्ट करते हैं। धारा 1, इसका संक्षिप्त नाम, यह अधिनियम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 कहलाएगा, ठीक। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर होगा। यह अधिनियम प्रारंभ में उन क्षेत्र आए गए हैं, ठीक। इसके अलावा अभिन्न भिन्न क्षेत्रों पे इस अधिनियम, संपूर्ण अधिनियम के या इस अधिनियम के भिन्न भिन्न प्रावधानों को राज्य सरकार जो है जैसा चाहे लागू कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। ये साधारण सी बात है। स्मार्ट स्टडी फार्मूले के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो तीसरी उपधारा है, इसको आपको रटने की, ये याद करने की जरूरत नहीं, ये नहीं पूछेंगे ऊपर की 2 चीज़, ठीक। लेकिन अब स्थान नियंत्रण अधिनियम की परिभाषाएं सभी एक एक परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कोई भी परिभाषा छोड़ने लायक नहीं। हम भी यहाँ पे सब परिभाषाओं के ऊपर बात करेंगे, आसान सी है। पहली परिभाषा है स्थान की। आप लोगों को स्थान नियंत्रण अधिनियम की परिभाषा उसके नंबर के याद रखनी, 2A 2B है ना, ऐसे भी पूछते हो। 2A या 2क में स्थान की परिभाषा दी गई। अपन समझते क्या है उनका है, स्थान से विपरीत है कोई भवन या किसी भवन का भाग, चाहे वह नैवासिक हो या अनैवासिक, उसके अंतर्गत।
भवन या भवन का कोई भी भाग, चाहे वो निवास के लिए उपयोग आ रहा हो या निवास के लिए उपयोग नहीं आ रहा हो। अब अनावश्यक प्रयोजन क्या हो सकते हैं? वो माल रखने के लिए उपयोग में आ रहा हो, वो किसी और काम के लिए उपयोग में आ रहा हो। दोनों प्रकार के भवन या भवन का कोई भाग इस स्थान के अंतर्गत आएंगे मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के लिए। आगे लिखा है उस भवन से आगे, अब इसका जो पॉइंट 2 लिखा हुआ है ना, उस भवन या भवन के भाग से अनुलग्न यानी लगा हुआ उद्यान, मैदान, गैराज तथा उपग्रह आउट हाउस, ये भी स्थान के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को लिस्ट कैसे बनानी है? स्थान में शामिल है भवन या भवन का कोई भाग, चाहे निवासिक आवश्यक, उस भवन या भवन के भाग से लगा हुआ कोई मैदान, उद्यान, कोई गैराज, कोई उपग्रह, ये भी भवन में आता है। उस भवन में लगी हुई कोई ऐसी फिटिंग या उसके भाग जो उसके या उसके भाग को अधिक फायदाप्रद उपयोग कराती है, वो भी स्थान में आती है। कोई ऐसा फर्नीचर जो उस भवन या उस भवन के भाग को उपयोग में लाए जाने के लिए भूमि सवारी द्वारा दिया गया हो, ये सारी चीज़ें भूमि स्थान में आती है। तो अपन एक कंक्लूजन क्या निकल के आ गए कि आप लोग अच्छे से पढ़ने के लिए स्थान को डेफिनेशन लिखोगे, ऐसे 2 कॉलम खींचोगे, एक तरफ लिखोगे भवन या भवन का भाग, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है सब डाल दोगे, उद्यान, मैदान, गैराज, फर्नीचर, फिटिंग, ऐसा। इस तरफ लिखोगे भूमि, है ना, स्थान में दोनों चीज़ें आती है, भूमि भी आती है और भवन भी आता है। पर भूमि के लिए उन्होंने एक पार्ट लिखा है कि जो कृषि प्रयोजनों के उपयोग में ना आ रही हो, मतलब गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली भूमि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत स्थान के अंतर्गत आती है। तो बेसिकली स्थान में 2 चीज़ें आती है, भवन, भवन का भाग, और भूमि। भवन में क्या क्या चीज़ें आती है अपन ने पढ़ ली, ठीक है, आसान है। अब आगे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट दी हुई है जिसको हम 2B के नाम से समझते हैं, लैंडलॉर्ड या भूमि स्वामी। कौन लोग भूमि स्वामी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिखा है भूमि स्वामी से विपरीत है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी स्थान का भाड़ा चाहे अपने स्वयं के लेखे, लेखे का मतलब होता है लिए, अपने खुद के लिए, अपने स्वयं के लेके, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी और के लिए, या उसकी ओर से, किसी और की व्यक्ति की ओर से, या किसी और के व्यक्ति के फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी, संरक्षक या रिसीवर की हैसियत से तत्समय प्राप्त करता है। उन्हें भूमि स्वामियों के प्रकार बता दिए, जो स्वयं के लिए मकान किराया लेता हो, किसी और के लिए मकान का किराया लेता हो, किसी और की तरफ से मकान का किराया लेता हो, किसी और के फायदे के लिए मकान का किराया लेता हो, किसी का न्यासी, संरक्षक, रिसीवर के तौर पे किराया का लेता हो, ये सारे लोग भूमि स्वामी होंगे। यानी डीप में बात करें तो यदि मैं सचिन के मकान का किराया प्राप्त करने के लिए अधिकृत हूँ तो मैं भूमि स्वामी हूँ। अगर कोई न्यास की संपत्ति, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, ये न्यास की संपत्ति होते हैं, तो इनके जो न्यासी होते हैं वो भूमि स्वामी होते हैं। और भूमि स्वामी की जब हम बात करेंगे तो मतलब क्या है, वो मकान को किराए पे दे सकते हैं, बेदखली के लिए वाद ला सकते हैं और उनको बेदखल करने से रोका जा सकता है, जो हमने उद्देशिका में पढ़ा, ठीक। तो भूमि स्वामी में कौन कौन लोग आ गए? जो मकान के लिए किराया ले सकते हैं, किसी और के लिए किराया ला सकते हैं, किसी और से किराया, किसी और की तरफ से किराया वसूल कर सकते हैं, या न्यासी, संरक्षक या रिसीवर की हैसियत से किराया प्राप्त करते हैं, ये सब लोग भूमि स्वामी होते हैं। आगे लिखा है, या जो किसी अभिधारी को स्थान भाड़े पर दिए जाने की दशा में उससे भाड़ा प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा। इन्होंने भूमि स्वामी की परिभाषा को एक पॉइंट थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। इन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक मकान किराए पे दिया तो नहीं है, लेकिन अगर दे दे तो किराया वसूल करने का अधिकार वही व्यक्तियों का, उन लोगों को भी भूमि स्वामी के प्रवर्गों में डाल दिया कि वो व्यक्ति भी स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि स्वामी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति आता है जो अभिधारी न देते हुए समय समय पर किसी भूमि के अधीन हक प्राप्त करता हो, यानी पावर ऑफ अटर्नी होल्डर। अन्य कोई व्यक्ति जो किसी भूमि स्वामी का हक प्राप्त कर लेता है वो भी इसके अंतर्गत भूमि स्वामी आता है। बस एक शर्त है, उसका खुद का किराएदार नहीं होना चाहिए। अगर किसी मकान मालिक ने किराएदार को अधिकार दे दिए कि उस संपत्ति को आगे किराए पर दे दे तो वो भूमि स्वामी नहीं होता, ठीक है ना। सीधी सीधी बात कर रहा है वो उप किराए पर देने के लिए, ठीक है ना। जहाँ हमने स्थान लिखा है, स्थान की परिभाषा पढ़ी है, वहाँ पे केस लॉ आप लोगों की किताब में लिखा होगा, शायद लिखा है क्या, उत्तम चंद वर्सेस लालवाली। हाँ, इसमें अपन ने लिखा था दाल मिल स्थान में नहीं आता है, ये अपने को केस याद रखना है, ठीक। भूमि स्वामी समझ में आ गया। अब है अगला परिभाषा 2C में विधि पूर्ण वृद्धि की। विधि पूर्ण वृद्धि से अभिप्रेत भाड़े में की गई कोई वृद्धि। पहला पॉइंट जो याद रखना है, विधि पूर्ण वृद्धि की जब भी हम बात करेंगे तो वो भाड़े में वृद्धि की बात करता है, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुज्ञात की गई हो। मतलब ऐसी भाड़े में वृद्धि जो इस अधिनियम के अनुसार की गई वो विधि पूर्ण वृद्धि कहलाता है, और भाड़े में की गई ऐसी वृद्धि जो इस अधिनियम के अनुसार न की गई वो अविधिपूर्ण होगी। नंबर वो एक बार अविधिपूर्ण वृद्धि के नाम से भी पूछ चुके हैं कि परिभाषा कहाँ दी हुई है, ठीक है ना, कहीं नहीं दी हुई।
बच्चे 2C टिक करके आते, 2C में अविधिपूर्ण वृद्धि की परिभाषा नहीं दी हुई है ना, वो बेलेबर और नॉन जमानती अपराध से और शेष अजमानती ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि वो वहाँ पे अजमानती की परिभाषा दोनों बताएं। लेकिन यहाँ पे अविधिपूर्ण की नहीं है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना आपको, जो लिखा है वो लिखा है, उसमें अपन एक्स्ट्रा कुछ भी करेंगे नहीं। अब वो पढ़ने से वो है उसके अंदर पट्टा, पट्टे के अंतर्गत उपपट्टा आता है। उपपट्टा तब आएगा जब उपपट्टा खुद ही वैध हो, है ना। अगर उपपट्टा अवैध तरीके से दिया गया तो वो पट्टे में भी नहीं। अबे तो क्या कुटुंब का सदस्य, द मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। कौन कौन लोग कुटुंब के सदस्य में आते हैं, कई कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। कुटुंब के सदस्य किसी व्यक्ति की दशा में अभिप्रेत है, उसका पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता, पितामह, मातामह, माता पितामही, मातामही, भाई, अविवाहित बहन, चाचा, चाचा की पत्नी, या विधवा, या भाई का पुत्र या अविवाहित पुत्री जो उसके साथ संयुक्त निवास कर रहे हो, या कोई भी अन्य नातेदार जो उस पर आश्रित हो। ये सारे नाम आपको रटने हैं, इसमें अपने कुछ समझना नहीं है। रिश्तेदारियाँ तो अपन सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, निभा ही रहे हैं। कौन होता है, माता माँ, नाना नानी, सब कुटुंब के सदस्य इसके प्रयोजनों के लिए होते हैं। क्या नौकर होता है? नौकर कुटुंब का सदस्य नहीं होता, हालांकि अभी हम तामिली पढ़ेंगे तो वो नौकर पे भी हो जाएगी, लेकिन कुटुंब के सदस्य में नौकर को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि अगर कर लेते तो धारा 12 में जो वास्तविक आवश्यकता है वो नौकर के आधार पर विवाद हो जाता है, क्योंकि कुटुंब के सदस्य की वास्तविक आवश्यकता रहती है, इसलिए नौकर को शामिल नहीं। अब नंबर 2F में लिखा है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, तो धारा 28 के 28 के अधीन नियुक्त किया गया। पढ़ेंगे हम उसको भी, क्या होता है। निश्चित अधिनियम के अंतर्गत धारा 51, ये परिभाषा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मानक भाड़ा डेफिनेशन कहाँ दी हुई याद रख लेना, बाकी तो उसने लिखा है धारा 7 में जो मानक भाड़ा तय किया वो भी अब हम पढ़ेंगे। अब अभिधारी यानी टेनेंट यानी किराएदार, जो हमने मकान मालिक की परिभाषा पढ़ी है उसको जस्ट आप उल्टा कर दोगे तो वो टेनेंट की परिभाषा हो जाएगी। आप एक परिभाषा याद कर लो मकान मालिक की, टेनेंट की अपने आप याद आ जाएगी। यहाँ पर मैंने निकाला जो किसी और की तरफ से किराया लेता है, तो लिखा जो खुद किराया देता हो किसी और की तरफ से देता हो वो सब टेनेंट हो जाएंगे। एक परिभाषा याद रख लो, इसका नंबर याद रख लेना बस। 2B में हमने मकान मालिक या भूमि स्वामी की परिभाषा पढ़ी थी, और 2I में टेनेंट की पढ़ी हुई। वो आपसे कोई भी एक परिभाषा पूछेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो उसका नंबर ही पूछते हैं कि वो कौन से सेक्शन में। ठीक है, ये परिभाषाएं हैं, सारी परिभाषाएं स्थान नियंत्रण अधिनियम की इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को मुंह जबानी रटी होनी चाहिए। उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है स्थान की, एक भूमि स्वामी की, कुटुंब के सदस्य की और पट्टे की। ये परिभाषाएं कई बार पूछी हुई। अब धारा 3, इस अधिनियम का कतिपय स्थानों को लागू होना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेविंग क्लॉज बोलते हैं इसको, क्या क्या चीज़ों को सेव कर लिया, किन किन स्थानों पर लागू नहीं होती। सरकार की किसी भी संपत्ति पे अधिनियम लागू नहीं होता। सरकार अगर अपनी कोई मकान दुकान किराए पर देती है तो उसके ऊपर स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता, सरकार के अपने नियम लागू होते हैं। ऐसे स्थान जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति है और अनन्य रूपेण निवासोत्तर प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, लागू नहीं होती। 2 पॉइंट अगले इस पॉइंट में। पहली, ऐसी जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति, स्थानीय प्राधिकारी सरकार नहीं होते, ठीक है ना। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थानीय प्राधिकारी है, इंदौर नगर पालिका निगम स्थानीय प्राधिकारी है, लेकिन सरकार नहीं है। स्थानीय प्राधिकारी से मतलब ऐसा व्यक्ति जो जनता द्वारा चुना गया हो पर सरकार में ना आता हो, ठीक है ना। ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों की संपत्ति स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होगा। कब? जबकि वो निवासेतर प्रयोजन यानी बिजनेस के लिए दी गई हो। लेकिन अगर स्थानीय प्राधिकारियों ने निवास के लिए दी गई हो तो फिर उसके ऊपर स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू होगा। क्लियर है? तो 2 लोगों के ऊपर स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता, सरकार की संपत्ति और स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति अगर वो वाणिज्यिक प्रयोग के लिए दी गई, इनके ऊपर स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होगा। अब दूसरा, सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी ऐसे स्थान को जो किसी शैक्षणिक 1 नंबर टिक कर लेना, धार्मिक नंबर 2 या पूर्त संस्था के स्वामित्व का नंबर 3 या किसी परिचार्या गृह 4 या प्रसूति गृह के स्वामित्व का 5, इन लोगों को जो है इस अधिनियम के सारे या किन्हीं प्रावधानों में से छूट दे सकती है, ऐसा राज्य सरकार को पावर है। बेसिक लॉ हमारे सामने क्या निकल के आया कि इन शैक्षणिक धार्मिक पूर्त परिचर्या गृह और प्रसूति गृह इन सब के ऊपर स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू है, लेकिन सरकार को अधिकार है कि वो छूट दे सकती है। बहुत बच्चे इसको ये समझ लेते हैं कि इसके ऊपर लागू ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके ऊपर लागू है, सरकार को अधिकार है कि वो छूट दे सकती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या किसी परिचर्या गृह का जिसकी संपूर्ण आय उस परिचर्या गृह के फायदे के लिए उपयोग की जाती है कोई स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू है, तो आपका क्लियर आंसर होना चाहिए कि बिल्कुल लागू है।
किस परिचर्याग्रह को छूट दी गई, किन प्रावधानों से दी गई, कितनी दी गई, ये राज्य सरकार तय करेगी। लागू किनको नहीं है? सरकार की संपत्ति और लोक प्राधिकारी की संपत्ति, स्थानीय अधिकारी की संपत्ति।